मैं संजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय का चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट नंबर 5। जो बायोलॉजी सेक्शन है, ये जो विज्ञान का हमारा किताब है, विज्ञान के किताब में जो 8वां चैप्टर है, वो 8वां चैप्टर बायोलॉजी का है। और 8वां चैप्टर क्या है? हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जीव जनन कैसे करते हैं। हिंदी में इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये जो है इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर का ही 5वां पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखा था। ऐसे एक चार्ट बना करके हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर देखा था। तो हमको वहां से स्पष्ट हो गया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। दूसरी चीज हमने क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में सारी चीजें पढ़ लिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रकार हैं, कौन कौन से जीवों में किस किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कौन कौन से जीव किस किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, जनन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। जो फिशन देखे थे आप, बर्डिंग देखे थे, फ्रेगमेंटेशन देखे थे, रीजनरेशन देखे थे, ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं हैं। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हम लोगों ने देख लिया है, कायिक जनन भी देख लिया है, यह भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रकार है। अब हमको फोकस करना है किस पे, इस पे फोकस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या है। हमने यही अंतर में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया था पिछले वीडियो में। तो आपको अंतर में स्पष्ट हो गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के फायदे क्या है और लैंगिक जनन के नुकसान क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोग देखते हैं कि स्टेजेज, कौन कौन से स्टेजेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से स्टेजेज हैं, इसको देखते हैं हम लोग। हेडिंग है हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल, डिफरेंट स्टेजेस आर डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले सबसे पहले क्या है आपका पढ़ना, हमको क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया है, क्या होता है, कैसे होता है, किस में होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहली बात आती है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, तो इसके लिए हम आपको अंतर में ही बता दिए थे कि जब दो सेक्सेस यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के उपरांत जब संतति का निर्माण होगा, तो इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, आप लोग इसमें लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, दोनों बात बराबर है। इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि फ्यूजन होता है, किसका फ्यूजन होता है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का।
फ्यूजन जब होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। हिंदी में क्या होगा इसका नाम? निषेचन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं निषेचन। तो होता क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत सेक्सेज होते हैं, दो विपरीत सेक्स, एक मेल सेक्स एक फीमेल सेक्स। मेल सेक्स से मेल गैमेट, फीमेल सेक्स का फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके संतति का निर्माण करते हैं। तो फ्यूज करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतति का निर्माण होता है, जो इसमें हम आपको अंतर में भी बताए थे कि इस प्रक्रिया के द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इस प्रक्रिया के द्वारा जिस संतति का निर्माण होता है, जिस संतति का निर्माण होता है वह अपने पैतृक पीढ़ी से भिन्नता को दर्शाता है, भिन्नता को दर्शाता है। यहां से बात को समझिएगा, यानी कि क्लोनिंग जो है, इनडायरेक्ट वे में क्लोनिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती है। जो आपका संतति का निर्माण होगा इस प्रक्रिया के द्वारा, वह संतति क्या होगा? पैतृक पीढ़ी से भिन्न होगा। क्या होगा? भिन्न होगा, यानी कि उसमें कुछ वेरिएशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे। जो पैतृक पीढ़ी में जो कैरेक्टर थे उससे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। ठीक, क्योंकि यह जैव विकास में रॉ मटेरियल का काम करता है, कच्चे माल का काम करता है। ठीक, अब देख लीजिए, और बाकी की जो भी चीजें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस के लिए आपको बता दिए हैं कि इसमें समय ज्यादा लगता है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक, इसमें क्या है कि एक निश्चित मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन की आवश्यकता होती है, सारी चीजें बता दिया गया है। अब क्या है? डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की विभिन्न प्रवस्थाएं, क्या कहते हैं इसे हिंदी में? नोट कर लीजिएगा, हिंदी में भी लैंगिक जनन की विभिन्न प्रवस्थाएं, डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कौन कौन सी प्रवस्था होती है लैंगिक जनन की, कौन कौन सी प्रवस्था होती है, कितने चरणों में संपन्न होता है, कैसे कैसे संपन्न होता है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। कौन कौन सी प्रवस्थाएं हैं, तो देखिए, अगर प्रवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला वाला फेज, पहला जो प्रवस्था है वह है आपका जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड है आपका सेनिसेंट फेज। जुवेनाइल फेज को हिंदी में कहते हैं किशोर प्रवस्था, किशोर प्रवस्था।
रिप्रोडक्टिव फेज को जनन प्रावस्था और सेनेसेंट फेज जीर्णावस्था। तो ये 3 फेज है। आता है क्वेश्चन, आता है बोर्ड के एग्जाम में, यह है हाउ मेनी डिफरेंट फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन की विभिन्न प्रावस्थाओं के विषय में संक्षेप में बताइए। 60 नोट में आता है। तो लैंगिक जनन की यह 3 जो है अवस्थाएं हैं, 3 प्रावस्थाएं हैं। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। जुवेनाइल फेज को हिंदी में किशोर प्रावस्था कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज को जनन प्रावस्था और सेनेसेंट को जीर्णावस्था कहते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने के बाद क्या होता है, वृद्धि होती है, तो उसके बाद बालक कहते हैं। पहले शिशु होता है, शिशु के बाद बालक होता है, और बालक जब वृद्धि करके उसके शारीरिक और मानसिक दोनों वृद्धि साथ साथ होती है, तो जब वृद्धि करके वह प्यूबर्टी फेज में पहुंचता है। किस फेज में पहुंचता है? प्यूबर्टी फेज में पहुंचता है। तो प्यूबर्टी फेज जिस समय प्राप्त हो रहा है, वह टाइम, वह समय, कि जिस समय से प्यूबर्टी फेज प्राप्त हो रहा है, उसी समय से उस बच्चे की किशोरा अवस्था शुरू हो जाती है। जिस समय प्यूबर्टी को वह बच्चा जो है, वह किशोर या किशोरी, चाहे जिसमें जो भी रख लीजिए, चाहे लड़का या फिर लड़की, जिस समय वो प्यूबर्टी को प्राप्त कर रहा है, तो प्यूबर्टी को जिस समय प्राप्त किया, उसी समय से वो क्या हो गया, आपका किशोर प्रावस्था में आ गया, जुवेनाइल फेज में आ गया वो। प्यूबर्टी को प्राप्त करने का क्या मतलब है, प्यूबर्टी का क्या तात्पर्य होता है? कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी का मतलब है कि बाल्यावस्था के बाद एक ऐसी प्रावस्था आती है जब हम अपने विपरीत सेक्सेस को देख करके हमारे अंदर जो है कुछ हार्मोनल चेंजेज होना उत्पन्न हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेज होना उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट क्या है, सीमेन का बनना क्या हो जाता, तेज हो जाता है। स्पर्म काउंट क्या हो जाता है, और तेज हो जाता है। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन तो आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस का फॉर्मेशन तो आप बच्चा जब गर्भ में रहता है माता के, वहीं से शुरू हो जाता है बनना। पढ़ेंगे हम लोग जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब, ठीक। लेकिन उसमें स्पर्म जो है, रियल में स्पर्म जो है उसका बनना जो शुरू होता है, वो प्यूबर्टी फेज से शुरू होता है। हार्मोनल एक्शन, हार्मोनल जो सेक्सुअल हार्मोनल एक्शन है, उनकी क्रियाविधि बाल्यावस्था तक नहीं अटैक करती है उनको। जब प्यूबर्टी फेज प्राप्त करते हैं, वहां पर इनको हार्मोनल अटैक होता है। हार्मोनल अटैक से अचानक से उनके शरीर में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं। इमोशनल हो जाता है बच्चा, काफी इमोशनल, कुछ बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, कुछ उग्र हो जाते हैं, यानी कि एक तनाव, उफान और तूफान, शरीर में एक अजीब सी उमंग होती है उस समय। उसी अवस्था को जिस समय से शुरू हो रहा है, उस समय को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी टाइम कहते हैं। जिस समय से वह शुरू हो रहा है, अब एक्चुअल कोई समय मतलब निर्धारित नहीं किस समय से, माना जाता है कि बालकों में क्या है, लड़कों में क्या है 14 से 15 वर्ष, और लड़कियों में क्या है 11 से 12 वर्ष। लड़कियों में 11 से 12 वर्ष, 14 से 15 वर्ष, लड़कों में इस समय जो है प्यूबर्टी फेज को प्राप्त कर लेते हैं। और जिस समय वो प्यूबर्टी को टाइम को प्राप्त करते हैं, उसी समय से शुरू हो जाता है क्या, किशोर प्रावस्था, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल देखिए लिखा है क्या, जुवेनाइल। तो जुवेनाइल यानी कि जुआन, यहां से देखिए जुवेन, यहां देखिए जुवेन जो लिखा है, तो जीवा या युवा, जीवा या फिर युवा, युवा जो बोलते हैं ना युवा, तो युवान, जुआन या फिर जवान अपने भाषा में, यानी कि जवान, जो भी अपने भाषा में आप समझ सकते हैं। तो ये जुवेनाइल फेज जो है, जुवेनाइल फेज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला वाला फेज है, यानी कि बच्चा जो है अब जुवेनाइल फेज को प्राप्त कर लिया है, यानी कि वह प्यूबर्टी फेज, प्यूबर्टी टाइम उसकी आ गई है, और वह बच्चा क्या है जुवेनाइल फेज को प्राप्त कर लिया है, यानी कि तैयार हो रहा है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहा है।
दूसरा फेज आता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे कहते हैं जनन प्रवस्था। ये कौन सी प्रवस्था होती है? इस प्रवस्था में क्या होता है, जो इस प्रवस्था में प्राणी के अंदर, उस प्राणी के अंदर जो है, तो किशोरावस्था प्राप्त कर लिया, उस प्राणी के अंदर संपूर्ण चेंजेस हो चुके हैं, पूरी प्रक्रिया चेंज हो चुकी है, यानी कि इनर ऑर्गन पूरा 100% डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, हार्मोनल एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक, तो उसमें स्पर्म का बनना तेजी से शुरू हो चुका है, सारी चीजें, यानी कि जनन के लिए वह क्या है, प्राणी जो है, ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार है। उसी फेज को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज इसकी एक टाइम है, इसका एक टाइम है, रिप्रोडक्टिव फेज तैयार हो गया है, और यह कितने टाइम तक रहेगा तैयार, कितने टाइम तक रहेगा तैयार। तो ऐसा है कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य के केस में ऐसा माना जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जब एक बार शुरू हो गई तो यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, और मरने तक, यानी कि मरने तक चलता रहता है। लेकिन ऐसा है कि 55 से 60 साल, 50 से 55 या 55 से 60 साल, कुछ किताबों में दे रखा है, के बाद इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है, लेकिन 100% हम यह नहीं कह सकते कि कैपेसिटी खत्म हो जाती है जनन करने की, खत्म नहीं होती है, बल्कि कम हो जाती है कैपेसिटी। इसलिए डायरेक्ट एक वर्ड में बोला जाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज जो है, यह किशोरावस्था से, किशोरावस्था के बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज एक बार आ जाता है तो यह जीवन पर्यंत क्या होता है, मरने तक, व्यक्ति के मरने तक चलता रहता है। हर प्राणियों में रिप्रोडक्टिव फेज सबका क्या है, अलग अलग है, रिप्रोडक्टिव फेज सबका अलग अलग है। पौधों की बात करेंगे तो कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो जीवन में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करते हैं और वहीं पर वो खत्म हो जाते हैं। एक बार रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करने का मतलब क्या है कि जैसे एक पौधा है तो उस काम क्या करता है कि एक बार अपने जीवन में पुष्प उसमें से निकलता है, क्योंकि पौधे का जो सेक्सुअल ऑर्गन है फ्लावर है, तो फ्लावर उस पौधे में सिर्फ जीवन में एक बार निकलता है, यानी कि वह पौधा एक बार अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज को प्राप्त करेगा। कुछ ऐसे पौधे हैं कि जिनमें पुष्प उनके जीवन में 2 से 3 बार या 4 बार निकलता है, तो वह रिप्रोडक्टिव फेज को 2 से 3 4 बार, और कुछ में पुष्प जीवन पर्यंत निकलता रहता है, तो वह क्या है, जीवन पर्यंत रिप्रोडक्टिव फेज उसमें चलता रहता है। मनुष्य में भी ऐसे है, जीवन पर्यंत रिप्रोडक्टिव फेज चलता रह रहा है। और रिप्रोडक्टिव फेज आता कब है, अगर पौधे की बात देखिएगा तो देखिएगा ना, अभी पौधा लगा है, धीरे 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 बड़ा होगा, पहले टहनियां निकलेंगी, पत्तियां निकलेंगी, फूल पहले निकल जाएगा क्या, नहीं ना, जब पौधा पूरा डेवलप हो जाएगा तब उसमें से क्या निकलेगा, पुष्प निकलेगा। वही जो डेवलप पूरा हो गया, पुष्प निकलने से पहले, कली बनने से पहले जो पौधे की अवस्था है वह है आपका जुवेनाइल है, और जब पुष्प बन गया तो क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज है। और तीसरा होता है सेनेसेंट फेज, यानी कि जीर्ण अवस्था। जीर्ण अवस्था का यानी जीर्ण शीर्ण एकदम, जब क्या है कि अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए, 55-60 के बाद की जो अवस्था होती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाए, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए, शरीर की सारी अंग धीरे 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 काम करने लगे, तो उस समय क्या होगा कि हमारी रिप्रोडक्शन की क्षमता भी घट जाती है, और कुछ ही समय के बाद व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जीर्ण अवस्था के बाद ही क्या होती है, मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो उसमें भी लास्ट अवस्था होती है। प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में भी क्या होता है, लास्ट अवस्था होता है, जीर्ण अवस्था, ठीक। इस समय कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी प्लांट में, और इसके बाद धीरे धीरे प्लांट भी, पौधा भी सूख करके खत्म हो जाएगा। तो ये 3 अवस्थाएं आपकी, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। साधारण वाक्यों में समझिएगा कि पहले किशोरावस्था को बालक, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके इनर ऑर्गन में चेंज होना शुरू हो जाएगा, और रिप्रोडक्टिव फेज में आकर के क्या होगा, सारे इनर ऑर्गन बिल्कुल डेवलप हो जाएंगे और जनन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह से है। कोई जीवन में 1 बार प्राप्त करता है, कोई जीवन में 4 बार प्राप्त करता है, किसी में जीवन पर्यंत चलता रहता है। फिर सेनेसेंट फेज यानी कि जीर्ण अवस्था, यानी कि जब प्राणियों में रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं,
सारी मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लास्ट में। फेज सेनेसेंट फेज, 3 फेजेज हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से इवेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो प्रवस्थाएं हो गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी प्रवस्थाएं हैं। अब घटनाएं कौन कौन सी होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, उसको देखिए। तो 3 घटनाएं हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एक है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये 3 स्टेज है। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्री मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि किसके पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना। इवेंट मतलब घटना, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन। तो निषेचन के पहले की घटना। तो निषेचन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाना शुरू किया है तभी बोल दिए हैं कि मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। अगर बात करें हम ह्यूमन की, तो दोनों का जब फ्यूजन हो रहा है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक, तो इस फ्यूजन यानी कि दोनों के जुड़ने से पहले आखिर क्या क्या होगा, वह कौन कौन सी घटनाएं हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के पहले की घटनाएं कौन कौन सी हैं, 2 घटनाएं। 2 घटनाएं कौन कौन सी होंगी। पहला चीज होगा, सबसे पहली चीज, चाहे मेल में और चाहे फीमेल में, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का फॉर्मेशन होगा, जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, युग्मक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में आप लोग बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले युग्मक का। मेल में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फीमेल में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन की बात करेंगे तो भी, अगर प्लांट की बात करेंगे तो भी, प्लांट में क्या है, मेल गैमेट्स यानी कि पॉलन ग्रेन, और फीमेल में क्या है आपका गाइनोसियम में। ठीक है, यानी कि कार्पेल का, तो इसमें कार्पेल डेवलप होगा फीमेल में, और मेल में क्या है, पॉलन ग्रेन डेवलप होगा। तो इन दोनों का जो डेवलपमेंट होगा, इन दोनों का जो फॉर्मेशन होगा, उस प्रक्रिया को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, इस गैमेट का ट्रांसफर होगा। मेल गैमेट फीमेल के पास जाएगा तब ना उसको निषेचित करेगा। तो ट्रांसफर करने के भी तरीके हैं कि किस तरीके के द्वारा ह्यूमन में ट्रांसफर होता है, किस तरीके के द्वारा प्लांट में ट्रांसफर होता है, दोनों को पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर। तो दूसरी कौन सी व्यवस्था हो जाएगी इसमें, इसका जो दूसरा है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि युग्मक का क्या है, ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण, यानी कि मेल में बन गया फीमेल में बन गया, मेल से अब फीमेल के पास गैमेट कैसे जाएगा, या फिर फीमेल से फीमेल अपना गैमेट कैसे बाहर त्याग करेगी। ठीक, तो देखिएगा
जैसे फर्टिलाइजेशन का केस अगर देखेंगे तो अभी हम बता देंगे कि ट्रांसफर फीमेल में भी होता है। फीमेल भी अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करती हैं बाहर। कब करती हैं, कंडीशन बताएंगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, तो दो चीजें, पहले बनेगा गैमेट, फिर ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि निषेचन होगा। ठीक है। अब निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। निषेचन दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये क्या होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं बाह्य निषेचन। यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में देता है, पूछता है। बाह्य निषेचन, अंतर स्पष्ट करने के लिए कि बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाह्य निषेचन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कहते हैं आंतरिक निषेचन, अंतः निषेचन, अंतः निषेचन। ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन। पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लीजिए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है कि जो निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है। जैसे मनुष्य में क्या है, मेल में स्पर्म बनता है, टेस्टिस की सहायता से मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवा बनता है। मेल का स्पर्म फीमेल के शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और वहां पर शरीर के अंदर प्रवेश करके वह मेल का स्पर्म फीमेल के ओवा को निषेचित करता है। तो यह प्रक्रिया शरीर के अंदर हो रही है, इसलिए क्या है, यह इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है, अंतः निषेचन है। समझ में आई बात। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब वही स्पर्म और वही ओवा का फ्यूजन जो है वह अंदर न हो बल्कि बाहर हो। तो भी बाहर कैसे होगा, ये बाहर निषेचन कैसे होगा, ये जरा सोचने वाली बात है। तो मछलियों में देखिएगा, फिश में देखिएगा तो वो सब क्या करती हैं, अपने अंडे को वह पानी में छोड़ देती हैं। अंडे को क्या करेंगी, पानी में छोड़ देंगी। वह अंडा क्या है, पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। ठीक। और इधर से उनका जो मेल गैमेट्स है वह भी पानी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। तैरते तैरते पानी में एक जगह आकर के आपस में मिल जाएंगे, और मिल करके वहां से वह क्या करेंगे, अपना निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। ठीक है। यानी कि ये फीमेल अपना ओवा शरीर से बाहर त्याग कर दी। जली जीवों में होता है, जली जीवों में फीमेल अपने शरीर से ओवा त्याग कर दी और मेल अपने शरीर से स्पर्म को त्याग कर दिया, और दोनों पानी में तैर रहे हैं, और तैर करके आकर के आपस में मिल करके निषेचन की प्रक्रिया को पूर्ण कर ले रहे हैं। तो यह क्या कहलाया, एक्सटर्नल, क्योंकि शरीर से बाहर हो रहा है ना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, फिश का लिख सकते हैं आप लोग, और इसमें एग्जाम्पल आप ह्यूमन का ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, यानी कि निषेचन हो गया, अब निषेचन के बाद क्या होगा, यानी कि जब स्पर्म ओवा दोनों आपस में मिल गए, मिल करके क्या हुए, फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए, दोनों जुड़ करके अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जाइगोट का निर्माण करेंगे। सबसे पहले जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे, और जाइगोट हिंदी में लिख दे रहे हैं,
सबसे पहले यह जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट क्या है? स्पर्म ओवा के फ्यूज होने के बाद इसमें क्या है, जाइगोट बनता है। अब उस जाइगोट के बाद क्या बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और उसी भ्रूण का प्रत्यारोपण ह्यूमन में मादा के गर्भ के अंदर यानी गर्भाशय में हो जाएगा, और वही भ्रूण डेवलप करके बच्चे को जन्म देगा। जाइगोट बनेगा, और दूसरा क्या होगा, इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियोजेनेसिस होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे, देख लेते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। अब दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जब इस फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओवा मिले और मिल करके फ्यूज किए, आपस में जुड़ने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी पोस्ट मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी घटना हो रही है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन सी घटना हो रही है, उसी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जाइगोट बनेगा। स्पर्म और ओवा दोनों के मिलने के बाद सबसे पहले जाइगोट बनता, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जब धीरे धीरे डेवलप करेगा, विकास करेगा, तो विकास करके क्या बना लेगा, इम्ब्रियो बना लेगा। उस इम्ब्रियो के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो यह इम्ब्रियो का निर्माण करेगा, इम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण करेगा, और वही भ्रूण माता के गर्भ में जाकर प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, और वही भ्रूण क्या है, डेवलप करके विकास करके नए बच्चे को, नए संतति को जन्म देता है। चाहे ह्यूमन में बात करें, एनिमल में बात करें, या चाहे हम प्लांट के केस में बात करें। प्लांट में भी मेल गैमेट पहले फ्यूज होगा, तो फ्यूजन को निषेचन कहेंगे। निषेचन के बाद उसमें भी जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से उसमें भी इम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट थी कि इतनी घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं, दिमाग में बना लीजिएगा। 3 घटनाएं मुख्य रूप से। पहले प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले कौन सी घटना होगी, मेल में मेल गैमेट, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेगा। उस गैमेट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दोनों में बन जाएगा, दोनों का गैमेट पहले ट्रांसफर होगा, यानी कि एक दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन दोनों का जुड़ेगा। पहले भी मेल से फीमेल गैमेट ट्रांसफर हो गया, फीमेल से फीमेल गैमेट ट्रांसफर हो गया, अब दोनों आपस में जुड़ेंगे। जुड़ाव 2 प्रकार से हो सकता है, एक शरीर के अंदर हो सकता है, एक शरीर से बाहर। शरीर के अंदर का एग्जाम्पल ह्यूमन है, शरीर के बाहर फिश है, एक्वेटिक एनिमल है। बता दिए हैं क्या है। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी घटना होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो बनाएगा, इम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और वही इम्ब्रियो डेवलप करके क्या करेगा, संतति को जन्म करेगा। चाहे प्लांट में हो बात करेंगे, चाहे एनिमल में, सब में रिप्रोडक्शन अगर सेक्सुअल है तो प्रक्रिया यही स्टेप अपनाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग जो सबसे पहला चीज है इसमें वह क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को बैक करके या फिर पॉज करके नोट कर लीजिएगा जो भी हमने लिखाया था। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप। यानी कि पुष्पी क्यों कहे हम, क्योंकि पादप में जनन हम लोग देख चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जो उसके पौधे जड़ के द्वारा जनन होता था, जो तने के द्वारा जनन होता था, पत्ती के द्वारा जनन होता था। तो ये कायिक जनन में हमने लिया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में लिया। और पुष्प पौधे का एकमात्र भाग है पुष्प, जो उसका लैंगिक भाग है। तो लैंगिक जनन इसीलिए हम लोग कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पादप के बाद हम लोग ह्यूमन में देखेंगे लैंगिक जनन कैसे होता है। फिर यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत हो तो आप लोग ग्रुप में अपने पूछ लीजिएगा।